मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइंड है। 1 घंटा पहले जेनिथ कैपिटल विपिन हाउस। इस समय विपिन को टाइम्स सी में हो रही घटनाओं के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आराम से बैठे हुए उसने अपने में सामने खड़े मोहन को देखा। युवा मास्टर, मुझे पता चला है कि आज स्वर्ग के मास्टर्स के लिए एक भर्ती कार्यक्रम हो रहा है। मूल्यांकन में भाग लेने और अपने किस्मत का पता लगाने के लिए बस 30 मिलियन सोर्स कॉइन की फीस देनी होगी। मोहन ने अभी अभी एकत्रित की गई जानकारी को बताया। विपिन ने निर्देश दिया, फीस का भुगतान करें, सभी को अपनी किस्मत आजमाने दें। रेणु और अन्य लोगों को निस्संदेह तलवार चाकू सेक्ट में शामिल होने के बाद शीर्ष स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। उनके टीचर के रूप में विपिन ने इसे बनाए रखना आवश्यक समझा। इसके अलावा अन्य स्टूडेंट को भी खुद को निखारने का अवसर मिलना चाहिए। समझ गया, मोहन ने सिर हिलाया। ओरिजिन वर्ल्ड में इस उद्यम के लिए विपिन प्रत्युषा, सिमर, लिटिल चिक और अपने सभी डायरेक्ट स्टूडेंट को साथ लेकर आए थे। कुल 11 लोग, रोमा, रेणु, आरव, विक्रम, आकाश, वाणी, दीपक, रोहन और अन्य। मुझे भी शामिल कर लीजिए, मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूं। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। 30 मिलियन सोर्स कॉइन उसके लिए कोई खास खर्च नहीं था। यह डेस्टिनी मास्टर असेसमेंट प्रक्रिया से खुद को परिचित करने का एक शानदार मौका भी था। हिन हिन हिन। जैसे ही मोहन जाने वाला था, नाशक देव, जो कर्तव्य निष्ठा से चाय और पानी परोस रहा था, उसके पास आया। उसने अपने 2 अगले खुरों को विपिन के कंधों पर रखकर उसे विनम्रता पूर्वक मालिश की। आप भी इसे आजमाना चाहते हैं? विपिन ने उत्सुकता से पूछा। दाऊ ली ने उत्साह से सिर हिलाया। उसकी बड़ी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। ठीक है, इसका भी भुगतान करो, विपिन ने निर्देश दिया। सुन कियांग ने सिर हिलाया और व्यवस्था करने के लिए चला गया। 30 मिलियन सोर्स कॉइन्स ज्यादातर गुटों के लिए एक बहुत बड़ा खर्च था, लेकिन यहाँ यंग मास्टर सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि एक मुर्गी और एक घोड़े को भी भर्ती कर रहा था। वह जहां भी जाता वहां हलचल मचा देता। फिर भी वे पहले से ही यहाँ थे। भाग न लेने से निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। तैयारियां जल्दी से पूरी कर ली गईं और समूह भव्य रूप से डेस्टिनी हॉल की ओर रवाना हो गया। यंग मास्टर, क्या ये आपका नया पालतू जानवर है? यह उतना मैजेस्टिक नहीं लगता। इसकी शक्ल सूरत मेरी शक्ल से एक अंश भी मेल नहीं खाती। विपिन के कंधे पर बैठा छोटा चूजा अपने पंख फड़फड़ा रहा था और दूर से नाशकदेव को घूरते हुए लगातार चहचहा रहा था।
ओरिजिन वर्ल्ड में प्रवेश करने पर दमनकारी ओरिजिन एनर्जी ने इसे अपने मूल रूप में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे यह इस छोटे आकार में फंस गया। तुम इतनी ईर्ष्यालु क्यों लग रही हो? प्रत्युषा ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा। ईर्ष्या? औरतें ईर्ष्या करती हैं। मैं एक शानदार अमर सम्राट हूं। मैं ईर्ष्या कैसे महसूस कर सकता हूं? क्या यह सही नहीं है मास्टर? छोटी चिक ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। हां, मेरा भाई फूल सबसे अधिक धर्मी है, विपिन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हे, छोटे बच्चे ने बार बार सिर हिलाया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मास्टर, आप मुझे हाल ही में भाई फूल कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? विपिन ने अपनी आंखें घुमाईं। आकाश निरंतर गतिमान है और एक सज्जन व्यक्ति आत्म सुधार के लिए प्रयास करता है। पृथ्वी विशाल है और एक सज्जन व्यक्ति खुद को महान गुणों के साथ रखता है। आपको भाई फूल कहना यह दर्शाता है कि आपका चरित्र पृथ्वी की तरह ही दृढ़ और भरोसेमंद है। ओह, मैं समझा। हालांकि कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन लिटिल चिक ने उत्साह से सिर हिलाया। नाशक देव की तरफ देखते हुए उसे गर्व की लहर महसूस हुई। तुम तो बस एक घोड़ा हो, तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? यह विचार अभी जड़ जमा ही रहा था कि नाशक देव दौड़कर आया। अपना विशाल सिर विपिन से रगड़ा और स्थिर खड़ा रहा। हल्की छलांग के साथ विपिन उसकी पीठ पर गिर पड़ा। नाशक देव आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसने अपना शरीर हिलाया और लिटिल चिक को असम्मानजनक तरीके से जमीन पर गिरा दिया। हिन खौशी से सूंघते हुए नाशक देव आगे बढ़ गया। छोटी चिड़िया को उसका ताना मारने वाला संदेश समझ में आ गया। क्या तुम घमंडी नहीं हो? लेकिन मुझ पर सवारी की जा सकती है। आखिरकार समझ में आया। छोटा चूजा जवाब देना चाहता था कि उस पर भी सवारी की जा सकती है, लेकिन जैसे ही शब्द उसकी चोंच की नोक तक पहुंचे, वह हिचकिचाया। आखिरकार, जबकि युवा स्वामी मुर्गे की सवारी करने में सक्षम हो सकता है, ऐसा करना पूरी तरह से हास्यास्पद लगेगा। विपिन हाउस डेस्टिनी हॉल से बहुत दूर नहीं था। कुछ ही समय में वे एक ऊंची इमारत में पहुंच गए। सोर्स कॉइन का भुगतान करने के बाद मोहन टोकन के एक बड़े ढेर के साथ लौटा। प्रत्येक प्रतिभागी को एक वितरित किया। नाशक देव और लिटिल चिक के लिए टोकन उनके गले में लटका दिए गए। वे भीड़ का पीछा करते हुए विशाल हॉल में पहुंचे, जहां बातचीत का कोलाहल वातावरण में व्याप्त था। मैंने सुना है कि क्लाउड वैली सिटी का प्रतिभाशाली व्यक्ति हरियक 33 आज मूल्यांकन के लिए यहाँ है। मैंने भी यही सुना है। यह हरियक 33 पिछले 30 सालों में जेनिथ किंगडम का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सिर्फ 17 साल की उम्र में वह अजेय दक्ष के पीक पर पहुंच चुका है और स्टार रिवर पोटेंशियल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान केवल इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक पहले और दूसरे स्थान को चुनौती नहीं दी है। अफवाह यह है कि पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले धनानंद और बुल्ले शाह उससे बच रहे हैं, अन्यथा उनकी रैंकिंग बरकरार नहीं रह पाती। सच है, वह बिना स्वर्ग का मास्टर बने ही इतना दुर्जेय है। अगर वह सफलतापूर्वक अपने भाग्य का पता लगा लेता है
तो वह मौके पर ही सफलता प्राप्त कर सकता है। बहुत संभावना है। भीड़ की बड़बड़ाहट अनवरत जारी थी। 17 साल की उम्र में दक्ष रैंक के शिखर पर और स्टार रिवर पोटेंशियल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, यह सुनकर विपिन ने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ समय तक ओरिजिन वर्ल्ड में रहने के बाद वह समझ गया कि किसी के भाग्य को समझे बिना प्रगति धीमी थी। किसी के लिए इतनी कम उम्र में अजेय दक्ष रैंक के शिखर तक पहुंचना हरियक 33 की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था, जबकि विपिन अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित था। मोहन ने पहले ही पास में मौजूद अन्य लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। भाइयों, क्या हरियक 33 नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके 32 और भाई बहन हैं? यह तो मुझे नहीं पता। यह तो स्पष्ट है कि वह क्लाउड वैली शहर के हरियक परिवार से है। क्लाउड वैली जेनिथ कैपिटल के बाद जेनिथ किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हरियक परिवार को वहां का सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता। मैं क्लाउड वैली सिटी से हूं और मैं समझा सकता हूं कि उसे हरियक 33 क्यों कहा जाता है। एक युवक ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा। हरियक 33 का असली नाम अजातशत्रु था। 8 साल पहले एक पारिवारिक प्रतियोगिता के दौरान वह 33वें स्थान पर था। अपमानित महसूस करते हुए उसने अपमान को याद करने के लिए अपना नाम बदल लिया। तब से वह हर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा है। तो 8 साल पहले वह केवल 9 साल का था? विपिन ने उत्सुकता से पूछा। युवक ने आगे कहा, बिल्कुल। उस समय उसे अभी भी अपने भाग्य को समझना बाकी था। उसका लक्ष्य हमेशा यह साबित करना रहा है कि वह भाग्य पर भरोसा किए बिना महानता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा हरियक परिवार के प्रभाव को देखते हुए वह अब तक स्वर्ग का मास्टर कैसे नहीं बन सकता था। विपिन ने एहसास में सिर हिलाया। नियति को समझने से साधना में तेजी आती है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था जो यह सुझाव दे कि इसे टालने से बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं। हरियक 33 की परिस्थितियों के बारे में उसका पहले का भ्रम अब दूर हो गया था। जब वे बातचीत कर रहे थे तो भीड़ में अचानक उत्साह फैल गया। एक आवाज सुनाई दी, हरियक 33 आ गया है। विपिन ने तेजी से मुड़कर देखा तो एक युवक हॉल में तेजी से घुस रहा था। नीले रंग के कपड़े पहने, तीखे चेहरे, ऊंची नाक और चुनौती भरे अंदाज के साथ वह खड़ा था। उसकी मौजूदगी से ही एक स्पष्ट दबाव पैदा हो गया, जिससे उसके आसपास के लोग रास्ता बनाने को मजबूर हो गए। आचरण की दृष्टि से वह निस्संदेह प्रभावशाली थे। मूल्यांकन में भाग लेने वाले ज्यादातर प्रतिभागी नए लोग थे जो अभी अभी ओरिजिन कोर के 8वें स्तर भीम रैंक तक पहुंचे थे। हरियक 33 की साधना उनमें से सबसे अलग थी। हॉल के मध्य में रुककर हरियक 33 ने कमरे का निरीक्षण किया और फिर शांत लेकिन आदेशात्मक स्वर में बोले, धनानंद, बुल्ले शाह, मैंने कल एक चुनौती पत्र जारी किया था। मैं आज तुम दोनों से द्वंद्व युद्ध करने आया हूं। क्या तुम लोग मौजूद हो?
एक चुनौती पत्र। वह स्टार रिवर पोटेंशियल रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ चुनौती दे रहा है। अब मैं समझ गया। हरियक 33 को यह अनुमान लगाना चाहिए कि अपनी नियति को खोजने से वह स्टार रिवर लेवल में प्रवेश कर जाएगा। उस समय वह रैंकिंग के लिए योग्य नहीं रह जाएगा। वह शीर्ष स्थान के लिए चुनौती देने के लिए इस आखिरी अवसर का लाभ उठा रहा है। जैसे जैसे उनके शब्द लोगों के दिमाग में बैठे, भीड़ धीरे धीरे समझती गई और उत्साह से भर गई। स्टार रिवर पोटेंशियल रैंकिंग शहर में युवा प्रतिभाओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित सूची थी और हरियक 33, जो पहले से ही तीसरे स्थान पर था, स्पष्ट रूप से शीर्ष पर पहुंचने का लक्ष्य बना रहा था अपनी सफलता से पहले। प्रश्न ये है कि क्या अन्य दो चुनौती स्वीकार करेंगे? यह समझते हुए कि दांव पर क्या था, दर्शकों ने उत्सुकता से हॉल को देखा। प्रतिभाशाली लोगों के बीच ऐसी लड़ाई देखना एक दुर्लभ अनुभव होगा। मुझे संदेह है कि वे आएंगे। अगर वे आज के लिए उससे बच सकते हैं तो हरियक 33 की सफलता उसे रैंकिंग से अयोग्य घोषित कर देगी। किसी ने अनुमान लगाया। इससे पहले कि यह टिप्पणी शांत होती, एक तेज आवाज गूंजी। हरियक 33, मैं आपकी ताकत को स्वीकार करता हूं, लेकिन इस भीड़ के सामने हम दोनों को एक साथ चुनौती देना, क्या यह थोड़ा अति आत्मविश्वास नहीं है? एक हट्टा कट्टा युवक सामने आया। उसका नाम धनानंद था, जो स्टार रिवर पोटेंशियल रैंकिंग में पहले स्थान पर था। महत्वाकांक्षा सराहनीय है, लेकिन अत्यधिक अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है। शायद आप क्लाउड वैली सिटी में एक विलक्षण प्रतिभा हैं, लेकिन यहाँ जोई सिटी में आपकी छत छत तक भी नहीं पहुंच सकती है। फोल्डिंग पंखा पकड़े एक सुसंस्कृत युवा ने कहा। यह बुल्ले शाह था, जो दूसरे स्थान पर था। बुल्ले शाह की लोकप्रियता स्पष्ट रूप से धनानंद से अधिक थी, क्योंकि उनके आगमन पर भीड़ में मौजूद कई युवतियों ने उत्साहपूर्वक जयकारे लगाए। वह ध्यान आकर्षित करने के हकदार थे। असाधारण प्रतिभा, प्रभावशाली ताकत और आकर्षक उपस्थिति के साथ उनका करिश्मा निर्विवाद था। भाई बुल्ले शाह, तुम भी यहाँ हो। धनानंद ने हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन किया। चूंकि तुम आ गए हो, इसलिए मुझे आज अभिनय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुल्ले शाह ने अपना पंखा हल्के से हिलाया। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं भाई फै, मैं बस किनारे से देखूंगा। धनानंद ने जवाब दिया। भाई बुल्ले शाह, मैं पहले भी तुम्हारे साथ मुकाबला कर चुका हूं। तुम्हारा आयन पाम अपनी निर्बाध निरंतरता के साथ इस अति अभिमानी युवक से निपटने के लिए एकदम सही है। तुम उसे आसानी से परास्त कर सकते हो। बुल्ले शाह ने भौहें सिकोड़ी। भाई धनानंद, आपकी नक्षत्र मुहर भी उतनी ही उल्लेखनीय है। एक कदम से ही आसपास का स्पेस सील हो जाता है, जिससे बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप उसे सबक सिखाएं। बस तुम दोनों एक साथ मेरे पास आ सकते हो। हरियक 33 ने हल्की भौहें सिकोड़ते हुए बीच में कहा। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। इतना घमंडी! भीड़ तब आश्चर्यचकित रह गई जब उन्होंने हरियक अजात शत्रु को यह घोषणा करते हुए सुना।
कि वह स्टार रिवर पोटेंशियल लिस्ट में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले दोनों को एक साथ चुनौती देंगे। जल्दी है, मरने की जल्दी है। बुल्ले शाह की पहले वाली मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी जगह एक ठंडी गंभीर अभिव्यक्ति ने ले ली। चूंकि तुम अपनी जगह नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें दिखा दूं कि तुम्हारी तथाकथित प्रतिभा मेरे सामने बेकार है। धनानंद भी उतना ही अप्रसन्न होकर भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसकी हरकतों को देखकर भीड़ जल्दी से वहां से हट गई, जिससे हॉल में एक बड़ा सा खुला स्थान बन गया। शोरगुल के बीच विपिन और उसके समूह को पीछे धकेल दिया गया। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी करो और काम शुरू करो। भाग्य का आकलन जल्द ही शुरू होगा। हर्यक अजातशत्रु ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। बिना किसी अनावश्यक हरकत के उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी पांचों पांचों उंगलियों ने तुरंत 5 मीटर के दायरे को बिजली की कड़कती हुई चमक की तरह ढक दिया। धनानंद, जो शुरू में तो उसे नकार रहा था, अब उसे कमतर नहीं आंक सकता था। जैसे ही वह अपनी खास चाल जिंग सील के साथ आगे बढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई। यह तकनीक एक बेहतरीन सील की तरह थी, जो नीचे की ओर दबाई जाती थी, जो एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य का प्रतीक थी। हर्यक अजातशत्रु के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी उंगलियां हल्के से फड़कीं, जिससे बिजली जैसी एनर्जी की धारें झिंग सील की ओर कटने लगीं। उसी समय वह आगे बढ़ा और अपने दूसरे हाथ से एक भद्दे लेकिन भारी गति से वार किया, मानो स्पेस फैब्रिक को चीर रहा हो। इस कदम के भारी दबाव के कारण धनानंद की अभिव्यक्ति बदल गई। वह इसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, हर्यक अजातशत्रु उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसकी उंगलियों से निकलने वाली एनर्जी एक चाबुक की तरह वार कर रही थी। धनानंद का लबादा फट गया और एक दबी हुई कराह के साथ वह 7 या 8 कदम पीछे हट गया। स्पष्ट रूप से केवल एक वार से वह नुकसान में था। तो यह स्टार रिवर पोटेंशियल लिस्ट में नंबर 1 है। कोई बड़ी चुनौती नहीं, हर्यक अजातशत्रु ने व्यंग्य किया। एक ही चाल में धनानंद को पीछे धकेलने के बाद वह बुल्ले शाह की ओर मुड़ा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम दोनों मेरे पास आओ। अकेले तुम दोनों में से कोई भी नहीं जीत सकता। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा मानूंगा। प्रतिद्वंद्वी की असामान्य ताकत को पहचानते हुए बुल्ले शाह ने ठंडे स्वर में गुर्राहट की और आगे बढ़ा। उसके पहुंचने से पहले उसका फोल्डिंग पंखा पहले ही आगे बढ़ चुका था और हर्यक अजातशत्रु के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बना रहा था। इसके स्पष्ट प्रक्षेप वक्र के नीचे एक छिपी हुई तकनीक छिपी हुई थी। प्रतिद्वंद्वी की जागरूकता की कमी का फायदा उठाने और निर्णायक लाभ सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया एक छल। हर्यक अजातशत्रु, जो जाल से अनजान था, जोर से चिल्लाया। उसके पीछे एक धर्म पहलू प्रकट हुआ। उसकी छाया उसके शरीर में विलीन हो गई। उसने तकनीक से रहित लेकिन कच्ची जबरदस्त शक्ति से भरा एक मुक्का मारा। 1000 हॉर्स पावर एनर्जी का विस्फोट ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ा। बुल्ले शाह,
जो अपनी चाल को अंजाम देने के लिए तैयार था, ने पाया कि उसकी तकनीक इतनी विनाशकारी शक्ति के सामने पूरी तरह से बेकार हो गई। यह एक सर्फर की तरह था जो सुंदर लहरों पर सवारी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक श्रेणी 16 तूफान की सुनामी से अभिभूत हो गया। बस कोई मुकाबला नहीं था। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और बुल्ले शाह कराहते हुए, लड़खड़ाते हुए 10 कदम पीछे हट गया। धनानंद की तरह वह भी एक वार का सामना नहीं कर सका। सिर्फ 2 चालों में हर्यक अजातशत्रु ने स्टार रिवर पोटेंशियल लिस्ट में शीर्ष 2 को हरा दिया। शांत भाव से खड़े होकर, अपनी सांसों को स्थिर रखते हुए उन्होंने भीड़ को अवाक कर दिया। हर किसी ने उनकी ताकत का अनुमान लगाया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जबरदस्त होगी। डैम इट! पीछे से देखते हुए विपिन ने धीरे से सिर हिलाया। ये आदमी लगभग उतना ही मजबूत है जितना मैं। स्वर्ग के भाग्य के करुणा को समझने से पहले था। एक साथ यह देखकर कि सभी की निगाहें इस बाहरी व्यक्ति पर टिकी हुई हैं, धनानंद और बुल्ले शाह ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ आगे बढ़ गए। अपने अभिमान को जीवित रहने के लिए पीछे रख दिया। पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले लोग तीसरे स्थान पर रहने वाले से मुकाबला करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। बेशर्म! सुभृण शेख ने ठंडी सांस ली। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। बस, यह हमारा कोई काम नहीं है, इससे दूर रहो। विपिन ने भौहें सिकोड़ लीं। समझा। हालांकि सुभृण शेख चुप हो गई, लेकिन उसके शब्द पूरे हॉल में गूंज चुके थे, जिससे भीड़ की निगाहें धनानंद और बुल्ले शाह पर अस्वीकृति से टिक गईं। स्टार रिवर पोटेंशियल लिस्ट को युवा प्रतिभा और साहस के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। शीर्ष 2 लोगों का तीसरे स्थान पर जीत हासिल करने के लिए एकजुट होना अपमानजनक था। धनानंद का चेहरा लाल हो गया, फिर सफेद हो गया। शर्मिंदगी बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपने हाथ जोड़े और सिर झुकाया। हर्यक अजातशत्रु, तुम्हारी ताकत बहुत बड़ी है। मैं हार स्वीकार करता हूं और अपनी हार को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। यह कहकर वह शर्मिंदगी से मुड़ा और चला गया। मैं धनानंद के अचानक चले जाने से बुल्ले शाह स्तब्ध रह गया। हर्यक अजातशत्रु की तकनीक पर विचार करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके पास भी कोई जवाबी उपाय नहीं था और उसने गहरी सांस ली। मैं भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। वह भी चला गया। हर्यक अजातशत्रु की एक टिप्पणी के कारण जो एक अस्थिर टकराव था, वह शून्य में बदल गया। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। धन्यवाद! हर्यक अजातशत्रु ने भी सुभृण शेख की ओर देखा और कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़े। कुछ नहीं है, मुझे तो बस बेशर्मी पसंद नहीं है। सुभृण शेख ने हल्के से मुस्कुराया। मास्टर शेख की वंशज होने के नाते उसे असाधारण प्रतिभा और न्याय की मजबूत भावना के साथ पाला गया था, और ऐसा व्यवहार उसके सिद्धांतों के विपरीत था। ठीक है। हर्यक अजातशत्रु ने सिर हिलाया। उसकी नजर विपिन और अन्य लोगों पर गई और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यहां हर कोई मूल्यांकन में पास होने की उम्मीद कर रहा है। आमतौर पर युवा उम्मीदवारों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। फिर भी आप में से सबसे युवा 20 से ज्यादा उम्र का दिखता है।
आपकी प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन मेरी तुलना में यह एक दुनिया से अलग है। एक पल सोचने के बाद वह सुब्रीन शेख की ओर मुड़ा। तुमने आज मेरी मदद की। अगर मैं तुम्हारा बदला नहीं चुकाऊंगा तो मुझे बेचैनी होगी। स्वर्ग के भाग्य एनर्जी ज्वार के दौरान मेरे पीछे रहो। मैं तुम्हें बदले में एक उपयुक्त भाग्य खोजने में मदद करूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने टीचर के साथ रहूंगी, वह हमारी रक्षा करेंगे। सुब्रीन शेख ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। टीचर, हर्यक अजात शत्रु ने समूह की ओर देखा। वह हैरान थे। उन्हें वह व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो इस भूमिका के लिए उपयुक्त हो। मैं उसका टीचर हूं, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप? हर्यक अजात शत्रु ने अपने सामने शांत युवक का अध्ययन किया। हालांकि विपिन की साधना अस्पष्ट थी, लेकिन उसके धैर्य और व्यवहार से छिपी हुई गहराई का संकेत मिलता था। हर्यक अजात शत्रु ने बिना कोई टिप्पणी किए सिर हिला दिया। उस समय एक बुजुर्ग हॉल में आया। उसकी आवाज ऊंची और स्पष्ट थी। डेस्टिनी असेसमेंट अब शुरू होता है। 10 के समूह स्वर्ग के दिव्य ऊर्जा ज्वार को सहने और बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए प्रवेश करेंगे। हर किसी का अपना भाग्य होता है। सफलता के लिए अपने लिए सबसे उपयुक्त को पकड़ो। ज्वार कक्ष के बाहर पत्थर की पट्टी का परिणाम प्रदर्शित करेगी। यदि आपका नाम लाल रंग में चमकता है तो इसका मतलब है कि आप सफल हुए हैं, अन्यथा यह दिखाई नहीं देगा। एनर्जी ज्वार के दौरान मानसिक दबाव बहुत अधिक होता है। यदि आप कर सकते हैं तो दृढ़ रहें, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो दीर्घकालिक नुकसान से बचने के लिए तुरंत चले जाएं। हाँ, भीड़ ने एक स्वर में प्रतिक्रिया दी। विपिन ने इस प्रक्रिया का पहले से अध्ययन कर लिया था और अपने समूह को इसकी जानकारी दी थी, जिस पर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। आइए शुरू करें। पहला समूह, जैसे ही मैं आपका नाम पुकारूं, आगे बढ़ें। सुषमा, स्वराज, अधीरा 10 लोग कक्ष में चले गए, जिनकी उम्र 20 से 30 के बीच थी। कुछ समय बाद बाहर लगी पत्थर की पट्टिका से लाल रंग की चमक निकली, जिसमें एक नाम दिखाई दिया, अधीरा। जब समूह बाहर निकला तो सभी 10 लोग पीले और थके हुए दिखाई दिए। केवल एक ही सफल हुआ था। 10 में से एक सफलता। विपिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पता था कि स्वर्ग का मास्टर बनना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि संभावनाएं इतनी कम होंगी। इसके बाद 3 और समूह बने और सिर्फ 2 और सफल हुए, जिससे यह संख्या 40 में से 3 हो गई, 10% से भी कम। ये सर्वश्रेष्ठ में से चुने गए कुलीन वर्ग थे, फिर भी सफलता मायावी बनी रही। अगला समूह हर्यक अजातशत्रु, आकाश राज। बुजुर्ग ने नाम पढ़े जब तक कि उनका स्वर उलझन में नहीं पड़ गया। पीली चिक, नाशक देव, सुब्रीन शेख। ये नाम अजीब थे, विशेषकर नाशक देव और पीली चिक, जो मजाक जैसे लग रहे थे। उसकी उलझन और भी बढ़ गई जब एक छोटा पीला चूजा भीड़ में से बाहर निकला। उसके पंख मुड़े हुए थे और छाती गुस्से से फूली हुई थी।
उसके गले में एक टोकन लटक रहा था। आप पीली चिक हैं। बुजुर्ग ने आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें मलीं। जैसे ही वह बोलने वाला था, कोने में खड़े एक घोड़े ने हिनहिनाया और अपने गले में एक ऐसा ही चिन्ह दिखाया। आप भी मूल्यांकन के लिए यहाँ आए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति पूरी तरह से अचंभित रह गया। बुजुर्ग का आश्चर्य तब स्पष्ट था जब उसने छोटे पीले चूजे और घोड़े के बीच नजर डाली। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी लोग हक्का बक्का रह गए थे, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही पलों में पूरा हॉल जोरदार हंसी और ठहाकों से गूंज उठा। मुर्गी और घोड़ा, क्या ये कोई मजाक है? ये लोग क्या सोचते हैं कि ये दोनों असेसमेंट में सफल हो सकते हैं और स्वर्ग का मास्टर बन सकते हैं? जिसने भी ये विचार सुझाया, उसकी अक्ल पर वाकई तरस आता है। इस मजाक पर मैं 3 साल तक हंसूंगा। 3 साल? मैं तो 10 साल तक हंसता रहूंगा। भीड़ की हंसी और फुसफुसाहट पूरे हॉल में गूंज रही थी। यह सुनकर सामने बैठे एल्डर की भौहें तन गईं। उन्होंने गंभीर निगाहों से पूरे हॉल को घूरा। इन्हें यहां कौन लाया है? उनकी भारी आवाज गूंज उठी। ज्यादा समय नहीं लगा जब एक युवक आगे बढ़ा। एल्डर, ये मेरे पालतू हैं। विपिन ने शांत स्वर में कहा। पालतू? एल्डर ने हंसी उड़ाई। लोग ऐसे जानवर पालते हैं जो उड़ सकें, लड़ाई में मदद कर सकें। और तुमने क्या चुना? एक मुर्गी और एक घोड़ा। क्या तुम इन्हें खाने के लिए साथ लाए हो? सभी के चेहरे पर हंसी थी। झांगजुआन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। तो आप कहना चाहते हैं कि ये परीक्षा नहीं दे सकते? एल्डर ने सिर हिलाया। परीक्षा देने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन ये पूरी तरह से पैसे की बर्बादी होगी। एल्डर जू शून, जो जेनिथ किंगडम के डेस्टिनी हॉल में परीक्षाओं का संचालन करते थे, उन्हें तरह तरह के अजीब अमीरों से निपटने का अनुभव था। लेकिन ये अजीब नहीं, बल्कि पागलपन था। 30 लाख ओरिजिन सिक्के किसी भी परिवार के लिए बड़ी रकम है। अगर नियम इसकी अनुमति देते हैं तो कोई समस्या नहीं। कृपया उन्हें आगे बढ़ने दें। विपिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एल्डर हिचकिचाए, लेकिन फिर सिर हिला दिया। ठीक है। तभी एक युवक, जो अब तक शांत खड़ा था, अचानक बोल पड़ा। मैं इसका विरोध करता हूं। एल्डर ने भौहें उठाईं। तुम? विपिन ने भी उत्सुकता से उस युवक की ओर देखा। मैं जेनिथ किंगडम का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली योद्धा हूं। स्टार रिवर पोटेंशियल लिस्ट में प्रथम स्थान पर हूं। मुझे आम लोगों के साथ परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक मुर्गी और घोड़े के साथ यह मेरा अपमान है। हर्यक अजातशत्रु ने गर्व से छाती तानते हुए कहा। सुभ्रिन शेख ने उसे घूरा। तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये सिर्फ शिक्षक के जानवर ही नहीं, बल्कि उनके साथी भी हैं। वे यहां परीक्षा देने आए हैं, किसी का अपमान करने नहीं। और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ परीक्षा दे रही हूं, है ना? हर्यक अजातशत्रु थोड़ा रुका, फिर धीरे से कहा। ठीक है, मैं इस परीक्षा में हिस्सा लूंगा, लेकिन इसके बाद तुमसे किया गया
मेरा पूर्व उपकार समाप्त समझो। कोई बात नहीं। सुभ्रिन शेख ने कंधे उचका दिए। एल्डर ने राहत की सांस ली और अपना हाथ हिलाया। भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। जाओ। और एक चेतावनी, यदि तुम दबाव सहन नहीं कर सकते तो तुरंत बाहर निकल जाना, नहीं तो तुम्हारी आत्मा को अपूरणीय क्षति हो सकती है। सबने सिर हिलाया और एक एक कर अंदर दाखिल हुए। भाग्य की नदी जैसे योन ही सुभृण शेख, छोटी मुर्गी और नाशक देव अंदर दाखिल हुए। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। वे खुद को एक विशाल कक्ष में पाए जिसकी चौड़ाई 30 मीटर से अधिक थी। उनके सामने 8 पत्थर के स्तंभ खड़े थे जिन पर गूढ़ मंत्र खुदे थे और जिनसे भारी शक्ति प्रवाहित हो रही थी। अब परीक्षा शुरू होगी। तुम्हारे शिक्षक यहां नहीं हैं। क्या तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? हर्यक अजातशत्रु ने सुभृण शेख से गंभीर स्वर में पूछा। नहीं, सुभृण शेख ने सीधे इनकार कर दिया। भाग्य की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा थी और वह इसमें किसी की सहायता नहीं चाहती थी। अचानक पूरे कक्ष में एक अजीब ऊर्जा गूंज उठी। सबने महसूस किया कि जैसे वे एक विशाल नदी में डूब गए हों। चारों ओर बस पानी था, ना कोई किनारा, ना कोई ठोस जमीन। क्या यह भाग्य की नदी है? सुभृण शेख ने मन ही मन सोचा। वह जानती थी कि सच्ची भाग्य की नदी केवल सबसे ऊंचे स्तर के योद्धाओं द्वारा अनुभव की जा सकती थी। सांस लेते हुए उसने अपने चारों ओर देखा। पानी के भीतर कई छोटी मछलियां तैर रही थीं, कुछ सुनहरी, कुछ चांदी जैसी और कुछ धूसर रंग की। ये अवसर हैं। अगर मैं एक सुनहरी मछली पकड़ लूं तो मुझे महान शक्ति प्राप्त हो सकती है। वह मछलियों की ओर बढ़ने ही वाली थी कि अचानक पानी में छपाक की आवाज हुई। हर्यक अजातशत्रु तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें एक अवसर पकड़ने में मदद कर सकता हूं, उसने पसीने से लथपथ चेहरे के साथ कहा। सुभृण शेख चौंक गई। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, अगर तुम मेरे करीब रहोगी तो तुम्हें कम से कम चांदी या धूसर रंग का अवसर मिल सकता है। और सोने का? हर्यक अजातशत्रु ने सिर हिलाया। सुनहरे अवसरों को पकड़ना असंभव है। जैसे ही कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, ऊर्जा प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त होती है कि वह सहन नहीं कर सकता। सुभृण शेख सोच में पड़ गई। लेकिन तभी कॉक कॉक, पास में तैरती हुई छोटी मुर्गी ने अचानक अपनी चोंच खोली और झटपट पानी के भीतर गोता लगाया। 1 सेकंड में उसने एक चमचमाती सुनहरी मछली को चोंच में दबाया और उसे चबा डाला। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। हर्यक अजातशत्रु का मुंह खुला का खुला रह गया। यह क्या हो रहा है? वह, जो खुद को सबसे बड़ा योद्धा मानता था, आधा मीटर तैरने में संघर्ष कर रहा था, और ये छोटी सी मुर्गी, ये आराम से तैर रही थी और मजे से सुनहरी मछलियां खा रही थी। क्या मैं सपना देख रहा हूं? हर्यक अजातशत्रु फटी आंखों से बुदबुदाया। कोई कोई मुझे बताए, ये हो क्या रहा है? मैंने मैंने कुछ गलत नहीं देखा है ना?
काफी देर बाद हर्यक अजातशत्रु ने आखिरकार अपनी स्थिति से बाहर आकर एक लंबी सांस ली। बिल्कुल नहीं, अंकल लिटिल चिक ने अभी अभी एक सुनहरा भाग्य पकड़ा है। सुभृण शेख ने सिर हिलाया। तुम मुर्गे को चाचा कह रहे हो? हर्यक अजातशत्रु असमंजस में था। बेशक, सुभृण शेख ने फिर सिर हिलाया। यद्यपि मुर्गी उस समय एक साधारण पक्षी की तरह दिख रही थी, फिर भी वह उसकी असली पहचान से अच्छी तरह परिचित थी। आकाश के अमर सम्राट, उनके शिक्षक के आत्मिक पालतू, सम्मान से कम किसी चीज के हकदार नहीं थे। इसका भाग्य अविश्वसनीय है। यह स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना एक सुनहरा भाग्य प्राप्त करने में कामयाब रहा। भविष्य में यह जो भाग्य प्राप्त कर सकता है वह निश्चित रूप से असाधारण होगा। भावुक होकर हर्यक अजातशत्रु अपना प्रयास करने ही वाला था कि उसने देखा कि लिटिल चिक कुछ बार चबा रहा था, मानो उसने पकड़ी हुई सुनहरी कोई मछली को बेस्वाद पाया हो। उसने वहीं थूक दिया। हर्यक अजातशत्रु की दृष्टि काली पड़ गई। यह एक सुनहरा खजाना था। ज्यादातर लोग भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें जीवन में एक बार इसे हथियाने का मौका मिलता है, और इसने इसे उगल दिया। ये कितनी बेवकूफी हो सकती है। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। वह लगभग मौके पर ही फट पड़ा। एक युवा और जोशीले व्यक्ति के रूप में इस तरह की बर्बादी को देखकर उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता था। इससे पहले कि वह अपनी भड़ास निकाल पाता, लिटिल चिक ने एक बार फिर अपना सिर नदी में डाला और एक और सुनहरी कोई मछली बाहर निकाल ली। हर्यक अजातशत्रु के सिर पर प्रश्न चिन्हों की संख्या कई गुना बढ़ गई। इसने अभी एक थूका था और अब इसने दूसरा पकड़ लिया। स्वर्णिम भाग्य को पकड़ना कब से इतना आसान हो गया? क्या यह हो सकता है कि जेनिथ किंगडम में जो हैं उन्हें पकड़ना आसान है? शुरुआती झटके के बाद उसके दिमाग में एक नया विचार आया। एक सुनहरी कोई को पकड़कर हर्यक अजातशत्रु आगे बढ़ा। छप छप छप। सुनहरा कोई उछला और अपनी पूंछ उसके चेहरे पर 7 या 8 बार मारी, फिर वापस नदी में कूद गया। उसका चेहरा सूज गया। हर्यक अजातशत्रु को चक्कर आने लगा। जाहिर है, आखिरकार उसे पकड़ना आसान नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो मछली पकड़ी थी वह ज्यादा मजबूत थी? उच्च स्तरीय संपत्ति अर्जित करना अलग अलग स्तरों पर मुश्किल था। 1 अरब कमाना और 1 खरब कमाना, स्पष्ट रूप से खरब कमाना बहुत कठिन था। अभी भी उलझन में रहते हुए उसने देखा कि लिटिल चिक ने एक बार फिर से गोल्डन कोई को बेस्वाद पाया और उसे थूक दिया। फिर जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, उसने अपना सिर वापस पानी में डुबोया और उसी कोई को जकड़ लिया जिसने अभी अभी हर्यक अजातशत्रु को थप्पड़ मारा था। हर्यक अजातशत्रु का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। इस क्षण उसे अंततः समझ में आया, बात यह नहीं थी कि मछली पकड़ना आसान था। बात यह थी कि मुर्गी बहुत ताकतवर थी। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि वह इस पूरे समय उसे नीची नजर से देखता रहा। पता चला
कि वह मुर्गे के बराबर भी नहीं था। शुक्र है कि इस अपमानजनक स्थिति में मेरा साथ देने के लिए मेरे पास अभी भी एक घोड़ा है। उसने राहत की सांस ली। मुर्गे से कमतर होना अपमानजनक था, लेकिन कम से कम वह सबसे नीचे तो नहीं था। उसने सोचा और राजसी घोड़े की ओर देखा। फिर वह वहीं जम गया। वह घोड़ा जिसे उसने भी नीचे देखा था, नदी में आराम से तैर रहा था। अपने खुरों से पानी को नोचते हुए उसने एक बड़े सुनहरे कोई को पकड़ लिया था, जो व्यर्थ में छटपटा रहा था, भागने में असमर्थ था। हर्यक अजातशत्रु ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी, यह पुष्टि करते हुए कि उसने गलत नहीं देखा था। उसका मुंह फड़क उठा और उसे रोने की इच्छा हुई। यह तो बिल्कुल बेतुकी बात थी। वह न केवल मुर्गे से कमतर था, बल्कि अब तो घोड़ा भी उससे बेहतर था। उनके साथ क्या है, क्या हो रहा है, वह सुब्रिन शेख से पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे यकीन नहीं है, शायद वे सिर्फ किस्मत वाले हैं। सुब्रिन शेख ने कंधे उचका दिए। वैसे भी चूंकि समय सीमा है, इसलिए मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगी। तुम आगे बढ़ो। ऐसा कहते हुए सुब्रिन से शेख पानी में कूद पड़ी। कुछ ही देर बाद उसका हाथ बाहर आया, जिसमें एक सुनहरा कोई था। मैं हर्यक अजात शत्रु की पलकें झपकने लगीं जब उसने लड़की को तैरकर दूर जाते देखा। वह गहरे आत्मसंदेह में डूब गया। तो अंत में मजाक उन पर ही हुआ जिन लोगों को वह तुच्छ समझता था और सोचता था कि वे योग्य नहीं हैं। वे सब उससे बहुत ऊपर थे। यह सहन करने के लिए बहुत ज्यादा था। यह विचार उसके मन में ज्यादा देर तक नहीं रहा। वह तुरंत ही इस विचार से बाहर आ गया। प्रवेश करने वाले 10 लोगों में से 3 विपिन के शिष्य थे, सुब्रिन शेख, दीपक और रितिका। ये तीनों एक मुर्गी और एक घोड़े के साथ आसानी से सुनहरा कोई पकड़ सकते हैं। अपनी नजर बाकी 4 लोगों पर घुमाते हुए ऐसा लग रहा था कि वे डूब रहे हैं, जगह जगह संघर्ष कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। कोई पकड़ना तो दूर, यह भी निश्चित नहीं था कि वे तैर भी पाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है विपिन में कुछ खास बात है, वरना उसके सभी साथी, यहां तक कि जानवर भी इतने दुर्जय कैसे हैं? उसके मन में एक विचार आया, जो भी हो, मुझे खुद ही एक मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह समझते हुए कि स्वर्ग के मास्टर असेसमेंट के लिए एक समय सीमा थी, वह जानता था कि यदि वह अब और हिचकिचाएगा तो भाग्य की नदी का प्रवाह इतना प्रचंड हो जाएगा कि उसे झेलना मुश्किल हो जाएगा। हताश होकर हर्यक अजातशत्रु ने एक चांदी की कोई पर झपट्टा मारा। वूश! कोई ने छलांग लगाई और उसके चेहरे पर कई बार वार किया, फिर वापस पानी में कूद गया। शर्मिंदगी से लाल होकर उसने अपने लक्ष्य को ग्रे कोई में बदल दिया। ग्रे कोई ने उसे पकड़ने से पहले कुछ देर संघर्ष किया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसकी मोटी पूंछ घूम गई और उसके चेहरे पर एक और तमाचा मारा। हर्यक अजातशत्रु को पूर्णतः पराजित महसूस हुआ। उसने जितने भी कोई पकड़े, वे सभी उसे थप्पड़ मारना चाहते थे, जबकि सुब्रिन शेख, दीपक और अन्य आसानी से उन्हें पकड़ने में सक्षम थे। यह बहुत अनुचित था। यहां उसकी हताशा के बीच एक धीमी आवाज में बोला, अपना सिर घुमाकर
उसने देखा कि सुभ्रीन शेख उसे एक सुनहरा कोई थमा रही है। मेरे लिए हर्यक अजात शत्रु को इस पर विश्वास नहीं हुआ। बेशक आप एक को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक दे रही हूं। सुभ्रीन शेख मुस्कुराया। कई बार उसके द्वारा याद दिलाए जाने पर वह स्वाभाविक रूप से उसका उपकार चुकाना चाहती थी। तुम्हारा क्या? क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? हर्यक अजात शत्रु यह जानते हुए कि ऐसा अवसर कितना महत्वपूर्ण था, पूछे बिना नहीं रह सका। मैं अभी एक और पकड़ लूंगी। यह कहते हुए सुभ्रीन शेख वापस पानी में कूद पड़ी। कुछ ही देर बाद वह एक और भी बड़ी सुनहरी कोई को पकड़े हुए पानी की सतह पर आ गई। हर्यक अजातशत्रु, ठीक है, अब और कुछ नहीं। जितना ज्यादा वह बोलता गया, यह उतना ही शर्मनाक होता गया। कमरे के अंदर, जबकि हर कोई सुनहरी कोई पकड़ने में व्यस्त था, बाहर भीड़ भी उतनी ही उत्सुक थी, लगातार बकबक कर रही थी। क्या आपको लगता है कि इस बार कोई सफल होगा? बेशक, हर्यक अजातशत्रु को स्टार रिवर पोटेंशियल लिस्ट में पहला स्थान दिया गया है। यह स्पष्ट है कि वह पहले स्थान पर होगा। बिल्कुल, अपनी प्रतिभा के साथ वह न केवल सफल होगा, बल्कि मुझे यकीन है कि वह चमकदार लाल रोशनी के साथ स्टील को चमका देगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाकी लोगों के बारे में तो कहना मुश्किल है, खास तौर पर मुर्गी और घोड़े के बारे में। वे तो बस हंसी मजाक के लिए ही यहां आए हैं। जैसे ही सभी लोग विपिन की ओर मुड़े, उनकी उपहासपूर्ण आवाजें तेज हो गईं और वे उसे आज का मूर्ख मानने लगे। यहां तक कि एल्डर भी आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। हर्यक अजातशत्रु के समान मूल्यांकन में होने के कारण ये लोग वास्तव में भाग्यशाली नहीं हैं। एल्डर, आपका क्या मतलब है? एक युवक जो एल्डर को जानता था ने उत्सुकता से पूछा। एल्डर ने समझाया, स्वर्ग के दिव्य ऊर्जा ज्वार में अवसर होते हैं। एक बार पकड़े जाने पर ये किसी को अपना भाग्य खोजने और स्वर्ग का मास्टर बनने की अनुमति देते हैं। यह बहुत आम ज्ञान है, लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं वह यह है कि उच्च प्रतिभा वाले लोगों में इन अवसरों के प्रति अधिक आकर्षण होता है। दूसरे शब्दों में, वही भाग्य स्वाभाविक रूप से उच्च प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होगा। हर्यक अजातशत्रु की उत्कृष्ट योग्यता के साथ उसी समूह के अन्य लोगों को सफल होना बहुत कठिन लगेगा। इस मूल्यांकन को मछली पकड़ने के रूप में सोचें। आपकी प्रतिभा जितनी अधिक होगी, आपका चारा उतना ही अधिक आकर्षक होगा। सभी मछलियां स्वाभाविक रूप से आपकी ओर झुंड बनाकर आएंगी। यदि एक क्षेत्र में भीड़ है, तो अन्य क्षेत्र विरल हो जाएंगे। जो लोग कम मछलियां पकड़ सकते थे, वे इस बार खाली हाथ लौट सकते हैं। अब मैं समझ गया। विपिन ने सोच विचार कर सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि बाद में जब वह और उसके शिष्य प्रवेश करेंगे तो उन्हें सावधान रहना होगा। अन्यथा अगर वह सभी अवसरों को आकर्षित कर लेता है, तो उसके शिष्यों को कोई भी अवसर पाने में संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे उनके लिए स्वर्ग का मास्टर बनना असंभव हो जाएगा। जब वह सोच रहा था, भीड़ का शोर बढ़ता गया। प्रतिभागियों को पत्थर के गेट में प्रवेश किए हुए काफी समय बीत चुका था। परिणाम किसी भी समय सामने आने चाहिए।
एक धीमी सी गुंजन के साथ अचानक ही स्तंभ से एक चमकदार लाल चमक निकली और उसकी सतह पर एक नाम उभर आया, हर्यक अजातशत्रु। जैसी कि उम्मीद थी, जो नाम सामने आया वह आश्चर्यजनक नहीं था। यह हर्यक अजातशत्रु था, जिसने अभी अभी दो शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों पर विजय प्राप्त की थी। लाल चमक का अर्थ था कि उसने एक महत्वपूर्ण संपत्ति अर्जित कर ली है और उसे एक ऐसा भाग्य मिल गया है जो उसके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, जैसा कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। वह सचमुच उल्लेखनीय था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बच्चे में असीम क्षमता है। एल्डर ने संतोष में सिर हिलाया। और उस घोड़े का क्या हुआ जो तुमने भेजा था? और मुर्गे का क्या हुआ? भीड़ में से किसी ने मजाक उड़ाया। पूछने की क्या जरूरत है? किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वे बेकार जीव सफल होंगे। अगर कोई नाम नहीं दिखता तो यह बिल्कुल सामान्य बात है। एल्डर, आप अभी दरवाजा खोल सकते हैं, भले ही हम और इंतजार करें, लेकिन उन लोगों को कोई भाग्य नहीं मिलेगा। एल्डर ने सिर हिलाया। किस्मत या तो आपकी थी या फिर आपकी नहीं। लंबे समय तक इंतजार करने से कुछ नहीं बदलेगा। जैसे ही एल्डर पत्थर के दरवाजे को खोलने वाले थे, स्तंभ फिर से चमक उठा और लगातार 3 और नाम प्रकट हुए। सुब्रेन शेख, दीपक, रितिका। यह एल्डर दंग रह गए। क्या हर्यक अजातशत्रु जैसे सुपर जीनियस के रहते दूसरों को संघर्ष नहीं करना चाहिए था? एक नहीं, बल्कि 3 और लोग कैसे सफल हो सकते हैं? केवल वह ही सदमे में नहीं था, बाकी भीड़ भी अचंभित थी। ऐसा लगता है ये तीनों विपिन के शिष्य हैं। ये सही है। उनके तीनों शिष्य स्वर्ग के मास्टर्स बन गए। उनका भाग्य अविश्वसनीय है। हो सकता है कि वे भाग्यशाली हों, लेकिन निश्चित रूप से उन 2 जानवरों के पास कोई मौका नहीं है भनभनाना। इससे पहले कि उपहास पूरी तरह से शांत हो पाता, स्तंभ एक बार फिर लाल हो गया और 2 और नाम सामने आ गए। पीली चिक, नाशक देव। क्या पीली चिक, क्या यह चिकन नहीं है? और नाशक देव, क्या यह घोड़ा नहीं है? वे वास्तव में गुजर गए, और वह भी लाल बत्ती के साथ। यहां क्या हो रहा है? भीड़ पूरी तरह से पागल हो गई। जो लोग पहले विपिन का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके चेहरे जलने लगे, मानो उन्हें थप्पड़ मार दिया गया हो। जिस मुर्गी और घोड़े को उन्होंने निकाल दिया था, उन्हें भी अपनी नियति मिल गई थी और वे स्वर्ग के मास्टर बन गए थे। इस बीच वे बस यहीं बैठे बैठे अपना मुंह चलाते रह गए। क्या क्या हो रहा है? एल्डर ने कांपते हुए विपिन की ओर मुड़ते हुए पूछा। उसने सोचा था कि युवक बहुत खुश होगा, लेकिन इसके बजाय उसने नाराजगी का भाव देखा। अपनी नियति जानने में इतना समय लगा रहे हैं, आखिर वे कर क्या रहे हैं? विपिन ने स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर कहा। एल्डर का चेहरा काला पड़ गया।